नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइंस है फर्स्ट साइंटिफिक असेसमेंट एस्टैब्लिशेस काजीरंगा एज अ फिशिंग कैट स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो काजीरंगा के इर्द गिर्द रहने वाला है, साथ ही साथ फिशिंग कैट के बारे में भी हम समझेंगे। और इसी के साथ ये जो पूरा टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में, यानी कि न्यूज में क्यों है। तो दरअसल हाल ही में एक आकलन किया गया, एक अध्ययन किया गया, कहां पर, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में। और इस वैज्ञानिक अध्ययन, ये जो वैज्ञानिक आकलन हुआ है, इसमें ये पाया गया कि फिशिंग कैट की आबादी काफी समृद्ध है। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि 450 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कम से कम 57 फिशिंग कैट की पहचान की गई है इस आकलन में। और ये आकलन किया कब गया, तो 22 फरवरी 2026 को ये आकलन किया गया। क्यों? क्योंकि इस दिन फिशिंग कैट दिवस समारोह आयोजित किया गया था और उसी उपलक्ष्य में ये पूरा आकलन किया गया है। अब समझते हैं कि ये आकलन किसके द्वारा किया गया है। तो काजीरंगा के टाइगर सील के द्वारा फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की वैज्ञानिक तियासा आध्या के सहयोग के द्वारा ये पूरा अध्ययन किया गया है। और अध्ययन में क्या क्या बातें सामने आई हैं, इनको हम आगे एक एक करके विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे फिशिंग कैट के बारे में। और अब हम जानते हैं कि फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रियोनेलुरस विवरिनस। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जलीय अनुकूल होते हैं, यानी कि आप देखें कि फिशिंग कैट अक्सर पानी में काफ़ी सहज होती हैं। इनके जो पंजे होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं और यही कारण है ताकि वो आसानी से मछलियों को पकड़ सके। अब आहार की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से इनका आहार है मछली, मेढक, सांप, पक्षी और छोटे स्तनधारियों का ये भोजन करते हैं। प्रकृति की बात करें तो ये निशाचर शिकारी होते हैं, यानी कि ये रात में जगते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात, इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में हम जान लेंगे तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। और इसी के साथ इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी शामिल किया गया है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि फिशिंग कैट को मुख्य खतरे क्या है, यानी कि किस कारण इनकी आबादी में कमी हो रही है। तो सबसे पहला है कि आवाज़ का नुकसान, यानी कि ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आवाज़ का नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो आवाज़ है उसका विखंडन भी हो रहा है, जिसके कारण इनकी आबादी में कमी देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, जब इनके रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं होगा, पर्याप्त स्थल नहीं होगा, तो उनकी आजीविका में काफ़ी परेशानियां आएंगी। और साथ ही साथ इनका शिकार भी किया जाता है भारी मात्रा में, ताकि इनका अवैध व्यापार किया जा सके। और मानव वन्यजीव संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इनकी आबादी की कमी के कारण। अब जलीय स्रोतों का प्रदूषण, यानी कि ये अक्सर जल वाले क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, तो जब जलीय स्रोत जो है वो जल वाले स्रोत जो है यहाँ पर प्रदूषण बढ़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा, तो इनके लिए एक समस्या सामने आती है। वैश्विक स्थिति की बात करेंगे कि विश्व स्तर पर, यानी कि विश्व में इनकी क्या स्थिति है। तो वियतनाम और जावा जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये प्रजाति जो है वो विलुप्त है। और इसी के साथ दक्षिण एशिया में इनकी अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। दक्षिण एशिया जो है वो इनकी वैश्विक आबादी का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। और इतना समझने के बाद अब हम समझेंगे कि ये जो अध्ययन हुआ है, ये जो आकलन हुआ है, इसमें भारत में इनकी आबादी का क्या वितरण है, यानी कि इनकी आबादी को संख्यावार अब हम देख लेते हैं कि किन क्षेत्रों में इनकी कितनी संख्या पाई जाती है। तो हम बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि असम में स्थित है। यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो 57 है, कम से कम यहाँ पे 57 की संख्या दर्ज की गई है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या 35 से 51 है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर इनकी संख्या 14 से 17 है। और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर इनकी संख्या 12 से 14 है। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर इनकी संख्या 6 से 7 है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर इनकी संख्या 385 है। चिल्का लैगून जो कि ओडिशा में स्थित है, यहाँ पर इनकी संख्या 341 है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में इनकी संख्या 83 से 115 अनुमानित है। और कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर इनकी संख्या 95 से 100 है। तो ये तो हमने देखा इनकी आबादी के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्योंकि यहीं पर यह आकलन किया गया है। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम जानेंगे कि ये कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी यानी कि मिकिर पहाड़ियों के बीच में ये उद्यान स्थित है। जो मैप में आप देखें तो ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क। अब भौगोलिक महत्व की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा आबादित और
प्रतिनिधि क्षेत्र है ये क्षेत्र। अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में भी इसे देख लेते हैं तो 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया गया था। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ से डिफालू नदी होकर के इस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है और मोरा डिफालू जो है वो इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में भी समझ लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पति के बारे में और फिर हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। वनस्पति की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लंबी हाथी घास पाई जाती है, जल लिली पाई जाती है, जलकुंभी पाई जाती है और कमल पाया जाता है। यहाँ पर जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गैंडा, बाघ, पूर्वी दलदली हिरण, हाथी, भैंस, हुलॉक गिब्बन और कैप्ड लंगूर यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन की भी अच्छी खासी आबादी को देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी देखने को मिलेगी। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 कथन है। पहला कथन है यह यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा कथन है यह मुख्य रूप से अपने एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। और तीसरा कथन है डिफालू नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।